हेलो दोस्तों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, आज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। देखना ये होगा कि आप लोग लॉकडाउन में कुछ भूले हैं या फिर याद रखें सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए दोस्तों, लगाते हैं अपना अपना दम और देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है और आप सभी लोग कमेंट करिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ साथियों, पहाड़ की पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है निम्न में से पहाड़ की पर्यायवाची नहीं है। पर्वत नहीं है, भूधर नहीं है, शैवाल नहीं है, नग नहीं है। ठीक है, तो साथियों जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कई लोगों का सी हाँ ठीक है, गुड। आपका साथियों इसमें होगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, शैवाल। शैवाल पहाड़ की पर्यायवाची नहीं है, जबकि इसके अलावा जो तीनों दे रखे हैं वो सभी पहाड़ की पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ साथियों, ये रहा आपके सामने। सप्तऋषि, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में बीच में पूर्णविराम लगाया हुआ है साथियों, ये प्लस है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो साथियों इसमें होगा सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसमें होगा तीसरा ऑप्शन, इसमें भी सही होगा सप्तऋषि, क्योंकि ये गुण संधि है। ठीक है, ये कौन सी है, गुण संधि है, जिसमें अ और ऋषि। ठीक है, आ और ऋषि मिलके साथियों क्या बनते हैं, अर बनता है। ठीक, क्या बनता है, अर बनता है। आ और ऋषि मिलके अर बनता है। ठीक, आधार रहा, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, वाक्यांश के लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा। मतलब जो पर्वत होता है साथियों, उस पर्वत से नीचे का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे ज़मीन होता है, समतल होता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, एक शब्द में घाटी कहते हैं, बेसिन कहते हैं, भाबर कहते हैं, या उपत्याका कहते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, घाटी तो नदियों की होती है, आपका इसमें चौथा ऑप्शन से होगा उपत्याका। जो नीचे का समतल हिस्सा होता है उसको उपत्याका कहते हैं। क्लियर बात, आगे बढ़ें, गुड। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा साथियों, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का एक उपर्युक्त अर्थ बताइए कौन सा होगा निम्न में से। आप लोग जल्दी से कमेंट करते रहिए साथियों, हम आपके कमेंट पढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, तो बताइए साथियों, अधजल गगरी छलकत जाएगा क्या होगा। अल्पज्ञ, द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। क्या होगा साथियों इसमें, हाँ गुड। चलिए देखिए भाई, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। मतलब क्या होता है साथियों, अधजल गगरी छलकत जाएगा, मतलब गगरी आधी भरी हुई है और वो छलक रही है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार जब किसी के पास आधा ज्ञान हो और वो अपने आप जो है प्रशंसा करे, ठीक है, या अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञाता बने, उसी पे ये मुहावरा फिट बैठेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, मुझको बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, हमें बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। इसमें कौन सा सही होगा साथियों, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, इसमें जो है दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है साथियों, दूसरा विकल्प सही होगा, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, ये वाक्य शुद्ध होगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ें। चलिए अगला है, आचार्य भरत मुनि की पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया गया, वो पुस्तक का नाम क्या है, या कौन सी पुस्तक है, आपको बताना है भाई। ठीक है, तो जल्दी से साथियों कमेंट करिए।
जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हाँ गुड भाई, मज़ा आ रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए साथियों, इसमें होगा आपका नाट्यशास्त्र। कौन सा होगा? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की जो नाट्यशास्त्र पुस्तक थी उसमें इन्होंने नवरसों का उल्लेख किया था। क्लियर बात? आई बात समझ में साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता का पर्यायवाची नहीं होगा। साथियों, जब भी आप प्रश्न पढ़ें हिंदी में, अक्सर क्या होता है कि लोग हिंदी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, समझते हैं हिंदी ही तो है और आसानी से हम कर ले जाएंगे। लेकिन हिंदी में छोटी छोटी गलतियां आपकी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। जैसे कहीं भी लिखा, जैसे सीता का पर्यायवाची नहीं होगा, आप उसको पढ़ बैठे जल्दबाजी में, सीता का पर्यायवाची होगा निम्न में से, और आपने लगा दिया भूमिजा पे या रामप्रिया पे या वैदेही पे या अर्कजा पे, किसी एक पे लगा दिया आंसर, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा साथियों। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। रीजनिंग हो, किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग हो या हिंदी हो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होते हैं। इनको नेगेटिव मत बनाइए, ठीक है, कि इनमें छोटी छोटी गलतियाँ करके आप इन पे आप जो है इसको नेगेटिव बना दीजिए। नहीं, इसको प्लस पॉइंट है तो प्लस में रखिए इसको, ठीक है, इसको सकारात्मक में ही रखिए। ठीक है, चलिए, तो साथियों इसमें होगा सीता का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसमें होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सीता की पर्यायवाची नहीं है वो अर्कजा नहीं है, जबकि भूमिजा, रामप्रिया और वैदेही ये तीनों ही क्या हैं? सीता की पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सीता की पर्यायवाची हैं। लेकिन अर्कजा किसकी पर्यायवाची है? ये है साथियों यमुना की पर्यायवाची। ठीक, ये किसकी पर्यायवाची है? यमुना की पर्यायवाची है। क्लियर? आई बात समझ में? आई बात समझ में? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला दिया है आय का विपरार्थी शब्द होगा अल्प आय, व्यय, निर्धन, धनी। आय का विपरार्थी मतलब विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों इसमें सिंपल सी बात है, आप आसानी से बता सकते हैं 1 सेकंड में कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें 20 ऑप्शन सही होगा, व्यय होगा। ठीक, अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न साथियों। कुपुत्र शब्द है, कुपुत्र शब्द है क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? तो साथियों कुपुत्र जो है वो तत्सम शब्द है। कुपुत्र क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव जो रूप होता है कुपुत्र का, तद्भव रूप वो होगा कपूत होगा। ठीक है, वो क्या होगा? कपूत होगा। इसका तद्भव रूप क्या होगा? कपूत होगा। क्लियर? आई बात समझ में? आगे बढ़ें। गुड। अगला है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, पिछले पेपर में आया हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कहा है देहातीत का संधि विच्छेद होगा। देहातीत का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? देहा प्लस तीत होगा, देह धन अतीत होगा, देह धन तीत होगा, या देह धन आतीत होगा। आतीत, अतीत, देह, देहा, ये चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो साथियों इसमें क्या है? इसमें होगा देह धन आतीत, बी ऑप्शन सही होगा। अगर बात की जाए इस संधि में, इस संधि विच्छेद में या कौन सी संधि है, तो साथियों इसमें होगा दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। कैसे होगी जरा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। साथियों यहाँ पे क्या है? देह के बाद है ह के बाद आ है, यानी ह और आ। ठीक, ह और आ है। उसके बाद साथियों क्या है? फिर इधर अतीत में आ है। ठीक, तो ये और ये आ मिलके क्या बन जाते हैं? बड़ा आ बन जाते हैं। छोटा आ छोटा मिलके बड़ा आ बन जाते हैं। तो ये किस में हो जाता है साथियों? ये हो जाता है आपका दीर्घ संधि में। आई बात समझ में? तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। कोई एक रंगमंच सजा हो, जैसे रामलीला होती है, उसका जो एक मंच होता है, या कोई भी एक मंच हो, उसके जो पीछे का दृश्य होता है, पीछे का जो स्थान होता है, उसको एक वाक्य के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, एक वाक्य में क्या कहेंगे? पटाक्षेप कहेंगे, यवनिका कहेंगे, नेपथ्य कहेंगे, या पथ्य कहेंगे? ठीक है, तो साथियों आप लोग कमेंट करिए फटाफट, हम इसका जवाब फिर आपको बता रहे हैं क्या होगा। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। ठीक है, नेपथ्य होगा।
पथ्य नहीं होता। पथ्य का मतलब तो पीछे होता है, ठीक है, लेकिन पीछे का हम दृश्य देख रहे हैं ना, पीछे पर्दे के पीछे का जो दृश्य होता है वो क्या होता है, ठीक है, उसे नेपथ्य कहते हैं। क्लियर बात, आई बात समझ में? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ है। ये तो भाई आप लोग आंख बंद करके बिल्कुल 1 सेकंड में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, मतलब विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हो। बारूद से पहाड़ तोड़ना, भारी विपत्ति का आना, बीमार पड़ना, आर्थिक हानि होना। तो साथियों इसमें जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है, भारी विपत्ति का आना, पहाड़ टूट पड़ना। ठीक, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इस बार बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल का सुंदरता अनुपम है, ताजमहल के सौंदर्य अद्भुत है। साथियों बस छोटी सी इसमें त्रुटि है, बाकी तो बिल्कुल शुद्ध है, बस उसी को आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, तो साथियों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, बस इसमें लिंग का परिवर्तन है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अमृत का अनेकार्थी नहीं, ये आपको बताना है। तो साथियों इसमें जो है दूध, जल, पारा, ये तीनों ही जो है इसके अनेकार्थी हैं। ठीक, ये तीनों ही इसके अनेकार्थी हैं। धन जो है अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ये चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात, आगे बढ़ें। गुड। अगला प्रश्न कह रहा साथियों निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृतलाल नागर की नहीं है। अमृतलाल नागर की कौन सी कृति निम्न में से नहीं है। इसका मतलब तीन जो विकल्प हैं, तीन विकल्प अमृतलाल नागर के होंगे और एक नहीं होगा। तो बताइए साथियों, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, राग दरबारी, शतरंज के मोहरे। तो साथियों इसमें जो होगा वो तीसरा होगा। ठीक है, राम, राग दरबारी, ये जो है अमृतलाल नागर की नहीं है, ये लाल कृष्ण की है। ठीक है, लाल कृष्ण शुक्ल की है राग दरबारी। क्लियर बात, इनका उपन्यास है। ठीक है, लाल कृष्ण शुक्ल का ये उपन्यास है राग दरबारी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है गोरा किसकी प्रसिद्ध रचना है। प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल की। एक मिनट साथियों, माफ़ करना, यहाँ पे जो राग दरबारी है ये श्रीलाल शुक्ल की है। ठीक है, वो गलती से हो गया था, श्रीलाल शुक्ल की। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल है, इसमें श्रीलाल शुक्ल है, राग दरबारी इनका उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद, किसकी गोरा रचना है साथियों बताना है। तो साथियों इसमें है रविंद्रनाथ ठाकुर की। गोरा किसकी रचना है, रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। क्लियर बात, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है साथियों अनाड़ी का तत्सम रूप होगा। अनाड़ी का तत्सम रूप होगा, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम और तद्भव में अंतर इतना होता है कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो सरल होते हैं। ठीक है, जो तत्सम शब्द होते हैं वे तद्भव शब्द जो होते हैं वे सरल होते हैं और तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हो थोड़ा सा बोलने में वो कठिन होते हैं। तो इसमें साथियों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अनार्य जो है वो अनाड़ी का तत्सम रूप होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गधा का पर्यायवाची शब्द बताइए। गधा या गधा, गधा, ठीक है वो एक ही बात है। गधा का पर्यायवाची शब्द बताइए साथियों क्या होगा। निश्चर होगा, दस्य होगा, अवधूत होगा या वैशाख नंदन होगा। तो साथियों इसमें जो है निश्चर, दस्य और अवधूत, ये तीनों ही जो हैं ये रावण या राक्षस की पर्यायवाची आप किसी की भी कह सकते हो। ठीक है, वैशाख नंदन इसमें सही होगा। वैशाख नंदन जो है वो गधा की पर्यायवाची है। वैशाख नंदन गधा की पर्यायवाची है। गुड साथियों, ठीक है आगे बढ़ें। बहुत अच्छा भाई, आप लोग इस तरह के सहयोग बनाए रहिए, पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, आँख शब्द का तत्सम रूप होगा। फिर यहाँ पे तत्सम और तद्भव की बात आ गई है। तो साथियों जो जब तत्सम की बात करें, जहाँ भी अगर तत्सम की बात करें तो सीधा से एक मतलब समझ लीजिएगा, जो भी विकल्प दिए हों वहाँ पे कठिन बात को ढूंढिएगा आप। ठीक है, वहाँ पे
कठिन शब्द को ढूंढिएगा। तत्सम का मतलब कठिन, या फिर संस्कृत तो है ही है, उसका मतलब कि संस्कृत से आए हुए शब्दों को जो जो के त्यों रखे गए हैं वे तत्सम होते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित किए गए हों। ठीक, लेकिन एक और सीधा सा सरल भाषा में बात समझ लो कि जहाँ पर भी कठिन शब्द दिए हों वो तत्सम शब्द हैं, और जो सरल अपनी बोलचाल की भाषा में दिए शब्द हैं वे क्या होते हैं, वे तद्भव शब्द होते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द आपको जो टफ लग रहा हो, थोड़ा सा कठिन लग रहा हो? आँख तो है ही है, नेत्र, लोचन, अच्छ, चक्षु। तो साथियों इसमें जो होगा आपका वो होगा अच्छ। ठीक, अच्छ जो है इसका तत्सम रूप है, किसका? आँख का तत्सम रूप है। बाकी नेत्र, लोचन और चक्षु ये पर्यायवाची हैं। ये क्या हैं? ये इनकी पर्यायवाची हैं। ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है साथियों, ये तीनों आँख की पर्यायवाची हैं, और अच्छ जो है वो इसका जो है तत्सम रूप होगा। क्लियर बात? आगे बढ़ें। देखिए, उपमेय कहा जाता है। उपमेय किसको कहते हैं साथियों? जिससे उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है, या जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है उसे कहते हैं। तो साथियों इसमें जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ये दूसरा सही होगा, और जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब होगा उपमान। ठीक है, उपमान। ठीक है साथियों, ये उपमान हो जाएगा। क्लियर? उपमान हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। आई बात समझ में? जिसकी उपमा दी जाए उपमेय होता है, और जिससे उपमा दी जाए वो क्या होता है? उपमान होता है। क्लियर बात? आगे बढ़ें तो देखिए, मुख मयंक सममोर मनोहर में कौन सा अलंकार होगा? मुख मयंक सममोर मनोहर, क्या लग रहा है साथियों? इसमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इसमें आपको? देखिए, मुख मयंक सम मोर मनोहर, इसमें जो माँ शब्द है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है साथियों। तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर बात? आई बात समझ में? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के रामचरित में किस कारक का प्रयोग हुआ है? मतलब जो ये वाक्य लिखा हुआ है तुलसीदास के रामचरित मानस, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? जो ये कारक चिन्ह लगा हुआ है, लिखा हुआ है साथियों के, ये कौन से कारक से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक, संबंध कारक से है, संप्रदान कारक से, अधिकरण कारक से, या कर्ता कारक से है? तो साथियों इसमें क्या होगा? संबंध कारक होगा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास का जो संबंध है वो किससे? रामचरितमानस से, या फिर ये कह सकते हो कि रामचरितमानस का संबंध तुलसीदास से है। नहीं, यहाँ पे लेकिन सही बात ये बैठेगी कि तुलसीदास का संबंध किससे है? वो रामचरितमानस से है। ठीक है, बात यहाँ पे ये सत्य बैठेगी। तो साथियों वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? तो संबंध कारक का। ठीक है, जो के शब्द है वो किस में आता है? संबंध कारक में आता है। आई बात समझ में? पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगली बात, अगला प्रश्न साथियों, घी कहाँ गिरी खिचड़ी में? मुहावरे का सर्वोत्तम अर्थ चुनिए। कहा यह गया है कि घी कहाँ गिरी? खिचड़ी में, मतलब उसको जहाँ गिरना था वहीं गिरी, लेकिन थोड़ी सी बात में परिवर्तन हुआ होगा। क्या हुआ है? खिचड़ी में घी का गिर जाना होगा। बिना घी के खिचड़ी अच्छी नहीं होती। लापरवाही के बावजूद वस्तु का सदुपयोग होना। लापरवाही के कारण हानि उठाना। तो साथियों इसमें जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा कि लापरवाही के बावजूद वस्तु का सदुपयोग होना। ठीक है, घी को कहीं और गिरना था लेकिन वो कहाँ गिर गई? वो खिचड़ी में ही आगे गिर गई। तो इसका मतलब लापरवाही हुई, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ कि घी जो गिरी वो खिचड़ी में ही गिरी। इसके आप कई अर्थ बना सकते हो, कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक, आगे चले हम लोग अगले प्रश्न पे। साथियों अगला प्रश्न है, पादप शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित। पादप शब्द पर्यायवाची है निम्नलिखित का, मतलब पादप किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का है, वृक्ष का है, पुष्प का है, बादल का है? तो साथियों जो पादप शब्द है उसका संबंध जो है पर्यायवाची वो आपका जो किस में से होगा? तो वो होगा साथियों बी ऑप्शन से। ठीक, वृक्ष से।
वृक्ष से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, वृक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप का पर्यायवाची वृक्ष है। ठीक, आई बात समझ में। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न कह रहा साथियों, आविष्कार। आविष्कार में कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है। इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा समझ में आए आपको। ठीक है, तो साथियों इसमें होगा विसर्ग संधि। कौन सा होगा? विसर्ग संधि। मेरी बात को समझिएगा साथियों, कि इसमें ये होता है कि जब कहीं जो ये प्लस होता है, यानी कि इसमें दो होते हैं ना, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक पहला पार्ट होगा और एक दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पहले शब्द होगा उसमें विसर्ग। ठीक है, इधर क्या आना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। इधर आएगा आपका विसर्ग। ठीक, और इधर वाले पक्ष में क्या होना, इस शब्द में क्या होना चाहिए? या तो का और खा आए, या फिर पा और फा आए। क्या है साथियों? पा या फा आए। ठीक, इनमें से कोई आता है विसर्ग के बाद। ठीक, विसर्ग के बाद का खा या पाफा आता है, तो ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा सौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा सौ। ये खटकोणा वाला आधा सौ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही हुआ है आविष्कार, आविधन कार होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो विसर्ग है वो हट जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? एक कंडीशन और होती है साथियों कि विसर्ग के पहले, विसर्ग तो है ये, लेकिन विसर्ग के पहले भी इसमें कुछ ये होता है कि विसर्ग के पहले अगर जो है यहाँ पे ई या ई, विसर्ग के पहले ई या ई हो, या फिर बड़ी ई हो, या फिर ऊ हो, या फिर बड़ा ऊ हो। ठीक, इन विसर्ग के पहले इन चारों में से कोई आए और विसर्ग के बाद काखा या पाफा आए, तो जो है विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा। इन सभी के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा सा हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई बात समझ में? क्लियर? तो साथियों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में। कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आशा करते हैं कि हम इससे और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो साथियों आप डेली ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप जो भी भूले होंगे वो सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।